So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है on exercises for frozen shoulder and some exercises for the upper back also. इसी में include करेंगे. So, frozen shoulder के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं before we start with the exercises कि क्या होता है और क्यों होता है. कि हमारे जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे वो हमारा नेक है, एल्बो है, हमारा नी जॉइंट है, एनी मूवेबल जॉइंट inherently is subject to a certain amount of inflammation. उसमें जहाँ पे दोनों हड्डियां आपस में जब मूव करेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं पे they will touch each other at a certain point एंड वहां से उसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है. जॉइंट में जब इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो उसमें पेन है, उसमें स्वेलिंग होती है. देयर मे और मे नॉट बी टेंडरनेस अराउंड इट, बट हाँ, स्वेलिंग काफी कॉमन होती है. सो कमिंग टू द शोल्डर जॉइंट एंड व्हेन वी से फ्रोजन शोल्डर, तो पूरा जो शोल्डर जॉइंट है और उसका जो आप कह सकते हैं कि जो अपर आर्म का एक जो बॉल बना होता है ह्यूमरस का, जो कि आके शोल्डर में फिट होता है और पूरे शोल्डर को मूवमेंट या उसका जो पूरा एक रेंज है मूवमेंट का वो जो प्रोवाइड करता है, वो एक लिगामेंट के कैप्सूल से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है. सो इट इज बेसिकली, अगर एक कप शेप में इस तरह से है तो दूसरा जो शोल्डर का जो बॉल है वो उसमें आके फिट हो जाता है इस तरह से. एंड इट कैन मूव इन सच अ वे कि हम अपना हाथ आगे पीछे साइड में जैसे भी ले जाना चाहें, वी कैन मूव इट इन एनी डायरेक्शन वी वांट. अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो स्पेशली जो लिगामेंट वाला जो एरिया है, द इंटायर जॉइंट कैप्सूल, दैट विल गेट swollen. और जब उसमें स्वेलिंग होगी तो वो अपने सराउंडिंग जो शोल्डर जॉइंट है या जो सॉकेट में जो शोल्डर का जो बॉल फिट हुआ है उसको ज्यादा वो मूव नहीं करने देगा. एंड उसी के साथ साथ उसमें अगर हम कहीं ना कहीं पे इंक्लूड करें द फैक्टर ऑफ एजिंग, एंड वी से दैट आफ्टर अ सर्टेन एज जब मसल टोन रिड्यूस हो जाती है तो जो जॉइंट स्पेस है वो भी रिड्यूस होगा. द बोन्स विल अगेन टच ईच अदर एंड बेसिकली उस वजह से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. दूसरा कारण जो कि आर्थराइटिक चेंजेस से जिसका कोई रिलेशन नहीं है एंड इट इज मोर ऑफ जेनेटिक कॉज, वो होता है या तो तब अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा हो या फिर तब जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो. इन बोथ केसेस अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं पूरे जॉइंट के अराउंड, पूरे जॉइंट कैप्सूल के अराउंड. और अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो शुगर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसी जॉइंट कैप्सूल के अराउंड. और जब वो क्रिस्टल बन जाते हैं तो दे ऑल्सो कॉज स्वेलिंग एंड उनमें काफी पेन होती है बिकॉज व्हेन दे मूव तो क्रिस्टल्स थोड़े शार्प होते हैं, उनकी एजेस बड़ी नुकीली सी होती हैं. सो हल्का सा भी मूव करते हुए दे पियर्स द एंटायर जॉइंट एंड उसमें काफी पेन होती है उस वजह से. सो फ्रोजन शोल्डर जब स्टार्टिंग में जब शुरू होता है, जिस टाइम पे इनिशियली डायग्नोस होता है तो उसमें काफी ज्यादा पेन होती है. इनिशियली द रेंज इज स्टिल समवट ओके, थोड़ी थोड़ी रिड्यूस होनी शुरू होती है, बट उतना कई बार उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता. हमारा ध्यान पहले जाता है इस बात पर कि काफी इसमें दर्द हो रही है और हाथ को उठाना अभी इवन दो इज रिलेटिवली पॉसिबल, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया है.
After a while, as we progress towards stage 2, पेन धीरे धीरे अब सबसाइड करना शुरू कर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लगता है कि मसल्स में थोड़ी वीकनेस है, और हमें लगता है कि मूवमेंट इनिशिएट करना तो आसान है, लेकिन उसको ज्यादा देर हम ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पा रहे। अगर मैं कहूँ कि दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, तो जो हाथ ठीक होगा वो पूरा ऊपर चला जाएगा, और जिस हाथ में जो इफेक्टेड है शोल्डर, वो हल्का सा शायद हाथ को ऊपर ना ले जाने दे। सो देयर टेंड्स टू बी सम डिस्क्रिपेंसी इन द टू। देन बाय द टाइम वी गेट टू द थर्ड स्टेज, वहां पे पेन खत्म हो जाता है, पेन नहीं होती है मूव करते समय, लेकिन जो शोल्डर का रेंज है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। सो शोल्डर, दैट इज व्हेन वी से दैट द शोल्डर ट्रूली इज फ्रोजन, बिकॉज वो एक जगह पे आके ऐसा जम गया है कि इससे ऊपर अब वो बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रहा। सो whether it is formation of crystals, or whether it is a general inflammation of the joint or swelling of the joint, दोनों केसेस में हमें उसको पैसिवली मोबिलाइज करना पड़ता है, पैसिवली उसे स्ट्रेच करना पड़ता है इन सच अ वे कि वहां पर जो स्वेलिंग है, या अगर वहां पर कोई क्रिस्टल्स बने हुए हैं, तो हम उन्हें रिमूव कर पाए, and again we are able to remove them in such a way कि जो प्रॉब्लम ऑलरेडी परसिस्ट कर रही है उसको हम ज्यादा एग्रेवेट ना करें। we are able to get back to our daily routine activities in a safe way। थोड़ा सा पेनफुल होता है, बट yes, in still a relatively safe way। so now we'll start with today's exercises। so चेयर्स को पीछे कर लीजिए, आराम से जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, सीधे होके बैठिएगा। थोड़ा पहले हाथों का वार्म अप करेंगे, देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। एंड लाइक आई सेड कि इसमें अपर बैक की भी कुछ एक्सरसाइजेस थोड़ी इंक्लूडेड हैं। सो दोनों हाथों को इस तरह से आगे लाते हुए चलाइए। जब हाथों को चलाए ना ऐसे, तो थोड़ा तेजी से चलाया करें, जितना फास्ट चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब दोनों हाथ ऊपर, एंड ऊपर रख के भी चलाते रहिएगा स्पीड से। ओके, रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे ले आइए। नाउ शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए वील श्रग देम बैकवर्ड्स। कभी भी श्रगिंग आगे की ओर नहीं करते हैं, हमेशा पीछे की तरफ करते हैं। सो इस तरह। स्लोली मूव करते हैं, कभी भी ज्यादा फास्ट नहीं करते हैं श्रगिंग, धीरे धीरे करते हैं। एंड रिलैक्स। अब गर्दन को ऊपर की तरफ करते हुए वील रोटेट टुवर्ड्स बोथ साइड इन अ सेमी सर्कल वे। नेक को ढीला छोड़ देंगे, एंड इस तरह घुमाते हुए ऑपोजिट साइड में लाएंगे। देन वापस लेफ्ट, राइट।
लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। सामने की ओर देखिए। Now to start with the main exercises and starting with the stretching of joint capsule. Like I said कि passively stretch करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है एंड स्पेशली इन केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर थोड़ा सा पेनफुल भी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, या तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपने आप अपने शोल्डर को स्ट्रेच करें जैसे हम अभी करेंगे, या फिर हम पेशेंट को, अगर वो क्लिनिक पे आ पाए हमारे पास, तो वी से दैट यू ले डाउन एंड यू रिलैक्स एंड देन वी स्ट्रेच इट फॉर देम। अब अगर कोई फिजिकल थेरेपिस्ट बैठ के स्ट्रेच करेंगे अगर किसी भी जॉइंट को, तो थोड़ा तरीका अलग होता है, और पेशेंट खुद करते हैं जब, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो दोनों में रिजल्ट्स भी अलग तरीके से मिलते हैं। Passive mobilization, when done by a physical therapist, is slightly more effective than the one that we do on our own. So, starting now with the back side of the joint capsule and the upper back. सीधे होके बैठिएगा और हाथ को इस तरह से आगे ले आएंगे, थोड़ा सा इसको डायगोनल रखेंगे लाइक दिस, ऑपोजिट हैंड से क्रॉस करते हुए ऐसे रख सकते हैं। अगर पूरी तरह से एल्बो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो हाथ को चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, एक ही बात है। नाउ विल बेंड द एल्बो एंड विल टर्न। वापस सीधे। नाउ विल स्विच दूसरे हाथ से इस तरह, एल्बो बेंड एंड विल टर्न। अगेन हाथ को क्रॉस करके एल्बो बेंड एंड टर्न। वापस एक बार और लेफ्ट हैंड से क्रॉस करते हुए इसको टर्न करें। सेंटर में ले आते हैं, दोनों हाथ नीचे। Now to stretch the front side of the joint capsule and the pectoral muscles, दोनों हाथों को इस तरह से उठा लेंगे, इस तरह पीछे की ओर। जितना हाथों को स्ट्रेच किया जाए अच्छे से स्ट्रेच करिए, एंड स्ट्रेच करते समय हाथों को बाहर की ओर अगर फोल्ड कर सकें, अगर आप देख पा रहे हैं इस तरह से अगर रखा है हाथ को, हाथ पीछे की ओर लेकर गए, तो हाथ को इस तरह अंदर बाहर की ओर फोल्ड भी करना है जब हाथ पीछे ले जाए। तो यू विल फील अ स्ट्रेच कमिंग अलोंग द फ्रंट साइड ऑफ द फोर आर्म ऑल्सो। ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रेच ज्यादा लगे, क्योंकि इस तरह से स्ट्रेच करने में थोड़ा सा कई बार एक पेन भी रेडिएट होता हुआ फील होता है। इफ यू फील दैट इट इज पेनफुल, देन मत करिएगा, देन हाथ को सीधे ऐसे ही रखिएगा बस। सो स्ट्रेच बैक, हाथों को बाहर की ओर फोल्ड करते हुए वापस। एक बार और, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, बाहर की ओर फोल्ड करिए, एक बार और, दोनों हाथ पीछे फोल्ड,
बाहर की तरफ, वापस, एंड रिलैक्स। माइक्स प्लीज ऑफ रखिएगा बीच में। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। इनके लिए चेयर से एक बार खड़े होना पड़ेगा, एंड ऑल्सो यू नीड सम एक्सटर्नल वेट फॉर दिस। सो कोई भी हाफ केजी का एक वेट, चाहे कोई वाटर बॉटल हो या एनीथिंग दैट यू कैन गेट अ गुड ग्रिप ऑन, आप प्लीज वो ले आइए। आई विल बी यूजिंग अ वेट कप, मैंने ये अपने पास रखा हुआ है यहाँ पे। राइट, सो टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, इस तरह से वेट को पकड़ेंगे दोनों हाथों में। वेट को सिर के पीछे लेके जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे, एंड धीरे धीरे एल्बो को सीधा करते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and relax, दोनों हाथ नीचे। फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, चेयर से खड़े हो जाते हैं एक बार। वेट को हाथ में रखेंगे, और एक टेबल या चेयर का सपोर्ट ले लेंगे, सो दैट वी कैन लीन टुवर्ड्स इट। सो चेयर जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई है इस तरह से, एक हाथ चेयर पे रहेगा, हल्का सा आगे की ओर बेंड हो जाते हैं, हल्का सा आगे की ओर बेंड करेंगे। हाथ में, दूसरे हाथ में वेट रहेगा इस तरह। हाथ को नीचे की ओर थोड़ा सा ढीला रखेंगे, लेकिन अपनी ग्रिप बनाए रखनी है, ग्रिप लूज नहीं करनी है। एंड वेरी स्लोली, वेरी जेंटली आपको एक हल्का सा पुश देंगे ताकि वो घूमता रहे। Now in the opposite direction,
एक बार हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। अगेन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। Now with the opposite hand, so चेयर को दूसरी तरफ ले आते हैं। आगे की ओर बेंड करते हुए पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, now we'll rotate it anti-clockwise. Relax. वापस सीधे हो जाते हैं, चेयर को साइड में कर लेंगे, now coming to the next exercise, हमने shoulders को clockwise and anti-clockwise को घुमा लिया। Now we move them from side to side as well. So हल्का सा अगेन पैरों को पास ले आएंगे, आगे की ओर बेंड करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से ढीला छोड़ देंगे एंड इस तरह से मूव करेंगे। ओके, रिलैक्स, सीधे हो जाइए। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथों को पीछे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। और हाथ छोड़ दीजिए, वापस चेयर पे आ जाते हैं।
फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। अब ये चेयर पे बैठ के भी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग दी अपर बैक एक्सरसाइजेस ऑल्सो। आप दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, पीछे इस तरह से सिर के पीछे रखिएगा दोनों हाथों को, एंड एल्बोज पीछे की ओर ले जाते हुए अच्छे से स्ट्रेच करिए। वापस आगे, एक बार और, एक बार और, दोनों हाथ नीचे, now to stretch the lower part of our joint capsule and थोड़ा शोल्डर ब्लेड्स को भी बाहर की ओर रोटेट करने के लिए विल स्टार्ट विद द राइट हैंड। राइट हैंड को इस तरह से कंधे के पास रखिएगा, एल्बो बेंड करके, एंड ऊपर की ओर ले जाते हुए, यहां तक तो नेचुरली हमारा शोल्डर उसको ऊपर ले जाता है। इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर हमें इसे स्ट्रेच करना है तो दूसरे हाथ से यहाँ पे उसको पकड़ के पीछे की ओर धक्का लगाएंगे, जितना पीछे पुश करा जाए प्रेफरेबली हाथ को ऐसे मत रखिएगा, इस तरह से रखना इजी होता है। ऐसे रखते हैं तो पूरी तरह पीछे नहीं ले जा पाते बिकॉज चेहरा बीच में आ जाता है। अगर आप हाथ को ऐसे रखें, इट इज स्लाइटली easier to slide it back। आगे मत रखिएगा। एक बार और ट्राई करते हैं, हाथ को रख के पुश करिए पीछे की तरफ, now with the opposite hand, लेफ्ट वाला हाथ भी इस तरह से रख लेंगे, हल्का सा ऊपर उठाएंगे एंड राइट हैंड से पीछे की ओर से पुश करेंगे, एक बार और, जब स्ट्रेच करते हैं शोल्डर को या किसी भी बॉडी सेगमेंट को, तो द होल पॉइंट ऑफ स्ट्रेचिंग इज कि आप मसल को उसके लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा उसके पुल करिए एंड देन होल्ड करिए। कई बार आई हैव नोटिस्ड कि जब आप पीछे की ओर से हाथ को ले जा रहे हैं, जस्ट ऐसे लेके गए एंड वापस जल्दी से ले आए, नहीं, स्ट्रेच करिए उसको, कम से कम 3 से 5 सेकंड तो एक बेयर मिनिमम होता है, उतना आप होल्ड करिए। अगर 10 सेकंड्स कर पाए तो और भी अच्छा है, एंड देन यू ब्रिंग इट बैक। नेवर, वी नेवर डू स्ट्रेच किया और वापस ले आए, नहीं, धीरे धीरे स्ट्रेच करके ले जाते गए, होल्ड इट एंड देन वी ब्रिंग इट बैक। एक
इलास्टिक का जैसे रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड को बार बार ऐसे ऐसे खींचेंगे वापस लाएंगे, खींचेंगे वापस लाएंगे, एक पॉइंट पे वो टूट जाएगा। वहीं अगर उसे धीरे से स्ट्रेच करते हैं एंड वापस भी धीरे से लाते हैं, थोड़ा होल्ड करने के बाद उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा देर तक बनी रहती है। सो इट इज सिमिलर विद आवर लिगामेंट्स आल्सो। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी जो आप वेट का यूज कर रहे थे उसको दोबारा ले आते हैं, मैं भी ले आता हूँ। Can will hold the weight and वेट को आई एम स्टार्टिंग विद माय राइट हैंड, सो वेट को अपने राइट आर्म और ट्रंक के बीच में, आर्मपिट से जस्ट थोड़ा सा नीचे, जस्ट 2 इंच नीचे इस तरह से रख लेंगे, ऐसे। ओके, एंड ऐसे एल्बो को बेंड रखा और अंदर की तरफ इसको दबाएंगे पूरी ताकत से, जितना इसको अंदर प्रेस कर पाए। प्रेस करके होल्ड इट, होल्ड फॉर 10 सेकेंड। वेट को गिरने नहीं देना है नीचे। जितना वेट ज्यादा होता है उतना उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है रोक के रखने के लिए। एंड रिलैक्स। एक बार और अंदर की ओर धक्का लगाइए। रिलैक्स। एक बार और अंदर की ओर पुश करिए। और इसको ऑपोजिट साइड में रखेंगे इस तरह। एल्बो को बेंड रखना है एंड अंदर की ओर पुश करना है। होल्ड एंड एक बार और अंदर की ओर धक्का लगाइए। एंड वेट को साइड में रख देते हैं। नाउ कमिंग टू द फाइनल एक्सरसाइज। फ्रोजन शोल्डर में पूरा जो हमारा जॉइंट कैप्सूल होता है, जैसे मैंने बताया कि उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो तो उसे रिड्यूस कैसे करना है, उसके लिए तो एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा अगर किसी कारण से आपके पूरे जॉइंट कैप्सूल में एडिशंस अगर बन जाते हैं, स्पेशली इन केसेस जहां पर कोई इंडिविजुअल अगर डायबिटिक है, तो उस केस में अदर देन जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स आपस में जिस तरह से जुड़े होते हैं, दे आर बेसिकली केप्ट वन ओवर द अदर इन मल्टीपल लेयर्स इन सच अ वे कि वो इस तरह से ऐसे टैंगल हो जाते हैं एक क्रॉस की शेप में, दे गेट एंटैंगल्ड विद ईच अदर। लेकिन जो फाइबर्स हैं वो इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा फिर भी मूव कर पाते हैं, इवन इफ दे आर केप्ट लाइक दिस, वो थोड़ा बहुत ऐसे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। अगर किसी भी शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हो और एट द सेम टाइम अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर समवन हु मे बी डायबिटिक, कि जो मसल्स होते हैं उनके अंदर भी शुगर जो डिपॉजिट होता है क्रिस्टल्स के अलावा, वो उन फाइबर्स को भी आपस में चिपका देता है, ऑलमोस्ट लाइक अ ग्लू, इन सच अ वे कि वो मूवमेंट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसको रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आगे की ओर झुक के अगर आप हाथों को इस तरह से दाएं बाएं चलाएं, एक तरीका तो ये है। अदर देन दैट कई बार लोग पूछते हैं कि सर अगर हमें कोई शोल्डर का मसाज करना हो अराउंड द जॉइंट कैप्सूल तो हम किस तरह से करें। हमेशा ध्यान रखना है कि पहले कंधे की एक बार सिकाई करनी है, उसके बाद कोई भी मसाज करनी है। नेवर डू इट द अदर वे अराउंड। हमेशा पहले सिकाई करिए, उसके बाद मसाज करिए। सिकाई करने से फायदा ये होगा कि वहां की स्किन प्लायबल हो जाएगी, तो उसको मसाज करना आसान होता है। सेकेंडली, व्हेन यू अप्लाई हीट, तो वहां की सारी आर्टरीज डायलेट होती हैं, द ब्लड फ्लो इज बेटर, सो मसाज का जो इफेक्ट होगा वो भी बेटर होगा। सो हाउ टू मसाज दिस पर्टिकुलर एरिया। स्लीव को थोड़ा सा ऊपर फोल्ड करते हुए एक बार मैं बता देता हूँ। सो पूरे जॉइंट कैप्सूल के अलाउंग या तो आप अपने अंगूठे से इस तरह से इसको प्रेस कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और इसको पिन पॉइंट करने के लिए एक पेंसिल या पेन ले सकते हैं, लेकिन उसका नुकीला हिस्सा नहीं, पिछला हिस्सा जो थोड़ा सा ब्लंट होता है, वो लेके धीरे धीरे पूरे एक सर्कल के शेप में उसको यहाँ पर हल्के से, बहुत हल्का सा प्रेशर लगाते हुए प्रिक करते हैं। कभी पेन या पेंसिल की नोक वाली साइड से मत करिएगा, नहीं तो दैट विल ऑफ कोर्स बी पेनफुल। जो पिछला हिस्सा होता है उससे, या फिर अगर पेन पेंसिल से नहीं करना तो अपने अंगूठे से इस तरह से हाथ को नीचे रखेंगे, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एंड यहाँ पे हमको रखते हुए अंदर की ओर प्रेस करेंगे, थोड़ा प्रेशर लगाएंगे। अगेन ध्यान से लगाइएगा, ज्यादा जोर से नहीं करना है, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए पूरा पीछे तक इस तरह से लेके जाएंगे, ऐसे। Up till the back of the shoulder, along this side also, नीचे नीचे। तो जब भी कभी कंधे की अगर मसाज खुद करनी हो तो हमेशा इस तरह से करनी चाहिए। ये तो थी एक्सरसाइजेस आज की। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, ना पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, इसका डायग्नोज कैसे होता है? एक्सरे से या अगर इंटरनल व्हाट इज वेयर इज द प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर का? तो सर फ्रोजन शोल्डर डायग्नोस एक्सरे में नहीं होता। मोस्टली जो इसके सिम्टम्स हैं वो हमें क्लियरली बाहर से दिख जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक मिनट सर, ओके, सो जैसे मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग में पेन है बहुत ज्यादा शोल्डर में, और बहुत ही शार्प पेन होता है, वो उसका एक यही उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत ही शार्प पेन है वो, और धीरे धीरे व्हेन इट स्टार्ट्स टू स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस योर जॉइंट रेंज, तो हम उसे फ्रोजन शोल्डर कह देते हैं। एक्सरे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ नहीं दिखता है। 10 में से आई वुड से कि 7 बार एक्सरे में ऐसा कुछ खास नहीं दिखता। 3 बार जब दिखता है तो इट डिपेंड्स कि फ्रोजन शोल्डर किस कारण से हुआ है। अगर वो कोई यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की वजह से बना है, या फिर अगर वो शुगर के डिपॉजिट होने की वजह से अगर वो प्रॉब्लम डेवलप हुई है, तब वो एक्सरे में नहीं दिखेगी। अगर वो किसी आर्थराइटिक चेंज की वजह से है, या फिर कोई रिसेंटली कंधे में चोट लगी थी या कोई फ्रैक्चर हुआ था, अगर उस कारण से है,
तब वो एक्सरे में दिख पाएगा, नहीं तो नहीं। तो फिर जो सिम्टम्स का प्रोग्रेशन होता है उसके बेसिस पर ही डॉक्टर उसको डिसाइड कर पाते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है या नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका तरीका डायग्नोस करने का एंड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स इज कि हाथ पीछे की ओर ले जाने का जो ये मूवमेंट होता है, हम हाथ को जो ऐसे अंदर की ओर जो रोटेट करते हैं, एंड इफ वी ट्राई टू टेक बोथ आवर हैंड्स बैकवर्ड्स लाइक दिस, आप ये नहीं कर पाएंगे। फ्रोजन शोल्डर में ये एबिलिटी चली जाती है। जो हाथ इफेक्टेड है उसको पीछे ऐसे बस इतना कर पाते हैं, यहाँ पे आके हाथ अपने आप रुक जाता है। इसके बाद हम चाहे जितना भी जोर लगा लें हाथ आगे जाता ही नहीं। सो इस तरह से फ्रोजन शोल्डर डायग्नोस होता है। डॉक्टर साहब, स्वेलिंग तो नजर नहीं आती है ना, इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल? सर इंटरनल स्वेलिंग होती है, लाइक आई सेड, इट इज इनसाइड द जॉइंट कैप्सूल, इट इज नॉट आउटसाइड ऑन द स्किन। स्किन एक बहुत ही सुपरफिशियल ऑर्गन है, उसके अराउंड मसल्स हैं, और उन मसल्स के साथ साथ लेकिन थोड़ा सा डीपली सीटेड होती है हमारा जॉइंट कैप्सूल। वो मसल्स की एक लेयर के नीचे छुपा होता है, क्योंकि लिगामेंट थोड़ा सा आई वोंट से नाजुक होता है, बट उसका कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है, ना कोई लिगामेंट की कोई नर्व सप्लाई होती है। तो अगर कोई उसमें चोट लग जाए या फिर किसी कारण से अगर कोई लिगामेंट रप्चर हो जाए तो उसकी नेचुरल हीलिंग बहुत ही पुअर होती है इस वजह से। सो इसलिए खुद को बचाने के लिए इट काइंड ऑफ कवर्स इटसेल्फ विद अ थिक लेयर ऑफ मसल्स एंड विद स्किन, अपने आप को बचा के रखता है। जब स्वेलिंग होती है उसमें तो वो इंटरनल होती है, बाहर से देखकर ऐसे बता पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर स्वेलिंग है तो एक चीज जो हमें दिखती है, या तो स्किन पे वहां थोड़ी रेडनेस सी फील होगी, और अगर वहां पे टेंडरनेस होगी, अगर उंगली से ऐसे प्रेस करेंगे तो पेन होगा, काफी अच्छे से पता लगता है कि पेन हो रहा है उस टाइम पे। जो ये यूरिक एसिड है, ये तो मेरा ख्याल है लैब से पता लग सकता होगा कि हाँ भाई यूरिक एसिड आपका हाई है या कुछ है। जी। एंड आई एम हाई डायबिटिक, ओके। आई एम ऑन इंसुलिन एंड ऑल फ्रॉम द लास्ट अबाउट 15 years. ओके। So you name the joint and I have the pain. यूरिक एसिड आपने चेक करवाया है? आपका ऊपर रहता है? Not exactly, not exactly. देन सर, जैसे मैंने बताया ना कि सिर्फ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ही नहीं, शुगर के भी क्रिस्टल्स जॉइंट्स में बनते हैं जाके, और सिर्फ कंधे में ही नहीं, इवन अराउंड द नेक, इन द एल्बोज, नी जॉइंट में, हिप में, जो भी जॉइंट मूव कर सकता है थोड़ा बहुत भी, उसमें ये चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं जाके। सो दे कैन कॉज इसकी दैट एरिया। इसकी डॉक्टर साहब रेमेडी? सर इसका रेमेडी पहला तो यही है, वेरी ऑब्वियसली, दैट वी नीड टू कंट्रोल आवर ब्लड शुगर लेवल्स। सेकेंडली, वंस द ब्लड शुगर लेवल इज इन प्रॉपर रेंज, तो धीरे धीरे जॉइंट्स को पैसिवली, जब हम, जैसे मैंने बताया, कि मोबिलाइज करते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास क्लिनिक पे आता है तो वी टेंड टू अवॉइड टेलिंग देम हाउ टू एक्टिवली स्ट्रेच देयर जॉइंट। हम कहते हैं कि आप रिलैक्स करिए, हम पैसिवली उसे खुद स्ट्रेच करके या खुद उसे मोबिलाइज करके जहां जहां पे वो क्रिस्टल्स बने होते हैं उनको वहां से रिमूव करने का ट्राई करते हैं। अगर वो तरीका किसी वजह से काम ना आए, देन वी गो फॉर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, बट खैर वो एक बहुत ही एक्सट्रीम केस में होती है, इट्स नॉट रियली वेरी प्रैक्टिकल टू टॉक अबाउट इट राइट। तो एक वो हट करने वाली बात होती है, बट आई डू व्हेन आई कीप माई सेल्फ मोबाइल। बहुत अच्छी बात है सर, अपने आप को मोबाइल रखना तो बहुत अच्छी बात है। कई बार जो लैक ऑफ मूवमेंट होता है वो भी उन क्रिस्टल्स को और ज्यादा एग्रेवेट कर देता है। जितना वो अपने आप को चलाए फिराए रखेंगे, वो क्रिस्टल्स बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, उसकी जगह पे कुछ नए भी कई बार आ जाते हैं, पुराने वाले हट जाते हैं, बट एटलीस्ट देयर नंबर रिमेन्स मोर और लेस द सेम। अगर लैक ऑफ मूवमेंट हो किसी कारण से तो दैट नंबर देन गोज अप, वो हमें नहीं चाहिए। अगर एक नंबर, सर्टेन नंबर मेंटेन रहे तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जहां वो बढ़ना शुरू हो जाए, दैट्स व्हेन वी गेट वरीड। How you suggest about massages or no?
मसाज सर जैसे मैंने बताया, अगर शोल्डर के लिए करनी हो तो अर्जुन ऐसे थंब कोई टी शर्ट्स वगैरह धोने वाली है तो मन दस दें हैं। माइक प्लीज ऑफ रखिएगा। सो थंब से जैसे मैंने बताया कि प्रेस करते हुए अलोंग द इंटायर जॉइंट कैप्सूल यू कैन मसाज दिस। घुटनों की मसाज सिंपली हाथ से हल्का सा प्रेशर लगाते हैं नी कैप के अराउंड। बाकी जो जनरल जो मसाज होती है, नथिंग टू कॉम्प्लेक्स इन दैट। जितने भी बस मूवेबल जॉइंट, जैसे कि हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों को स्ट्रेच करना इस तरह से आगे की तरफ ऐसे, रिस्ट को, देन एल्बोस को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यू स्ट्रेच बोथ वेज लाइक दिस, एल्बो क्रॉस करके। हाथों के जितने अभी जो अपर अपर बॉडी के जो मैंने सब बताए हैं, ये सब इस केस में हेल्पफुल होते हैं। मैं ये पोर्टली मसाज वगैरह कराता रहा हूँ, जी जी। तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ है, बट नॉट एग्जैक्टली कि जिसको एग्जैक्टली आप रिलीफ कह सको। स्पेशली मेरी नेक बहुत दर्द करती है, शोल्डर दर्द करते हैं, नी दर्द करती है, एंकल जॉइंट दर्द करते हैं, हिप जॉइंट दर्द करते हैं। तो आपने सर इसके लिए ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट किया है कभी? नॉट येट। तो एक बार आप कंसल्ट जरूर करिए उनसे। हो सकता है कि अगर वो सिर्फ क्रिस्टल के डिपॉजिट अगर ना भी हो, तो अगर सारे ही जॉइंट आप कह रहे हैं कि पेन कर रहे हैं, तो इट माइट बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आई एम नॉट सेइंग कि है, बट होने के थोड़े थोड़े चांसेस लग रहे हैं। तो एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा उसके लिए। ठीक स्पेशली उंगलियों में सर, उंगलियों में दर्द होती है, यहाँ पे उंगलियों के जो जॉइंट है जैसे मोड़ते ऐसे डॉक्टर साहब, ऐसा कभी हाथ की साइड में मैंने फिंगर्स वगैरह में कभी ज्यादा महसूस किया नहीं। अच्छा, या फिर कोई नीचे पैरों की उंगलियों में या हाथों में कोई डिफॉर्मिटी सी बनती हुई तो नहीं फील हो रही है? मेरी उंगलियों में है जी, हाथ की उंगलियों में। देन एक बार आप चेक करवा लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर के लिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर अनुराग जी सर। जब आपने एक एक्सरसाइज करवाया ऐसे गर्दन ऊंचा करके जी, और उसके बाद उसको रोटेट किया हाफ, हाँ जी हाँ तो जी, जब हाफ रोटेट करते हैं तो खटखट की आवाज होती है, बिल्कुल। whether it is natural और कुछ गड़बड़ है? इट इज परफेक्टली नेचुरल सर। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो स्पाइन होती है, स्पाइन एक अपने आप में एक पतली लंबी रॉड नहीं है, वो अलग अलग सेगमेंट से बनी हुई है। अलग अलग वर्टिब्रे जब एक के ऊपर एक स्टैक किए जाते हैं तब स्पाइन बनती है। टोटल हमारे जो मूवेबल वर्टिब्रे होते हैं एटलीस्ट वो 32 होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टिल द बेस ऑफ योर टेल बोन। 32 वर्टिब्रे होते हैं जो कि आपस में एक सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे। तो टू मेक श्योर कि कोई वर्टिब्रे ऐसा ना हो मूवमेंट करते समय कि एक वर्टिब्रे दाएं जा रहा है और एक बाएं जा रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ वेरी डेलिकेट जॉइंट विच इज कॉल्ड अ फैसेट जॉइंट। जब भी हम अपनी नेक को मूव करते हैं या हम पीछे कमर को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो हल्की सी पीछे भी कुछ कटकट की आवाज दो चार बार आती है। वो बेसिकली वो फैसेट जॉइंट्स लॉक्ड होते हैं अगर ज्यादा देर तक वो ऐसे ही रहे। अनलॉक होते हैं। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज टर्न ऑफ देयर माइक्स, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। तो व्हेन दे मूव तो वो कटकट की आवाज आती है। फैसेट जॉइंट्स आपस में टच करते हुए जब निकलते हैं तब उसमें कटकट की आवाज आती है। और इन दिस केस वो कटकट की आवाज आना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपके फैसेट जॉइंट्स अनलॉक हो रहे हैं तो वो मूवमेंट को और फर्दर अच्छे से इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे। जब अगर फैसेट जॉइंट्स लॉक्ड रहते हैं सारा टाइम तो स्पाइन में स्टिफनेस आ जाती है। तो इट इज ओके। वहीं अगर वो कटकट पेन के साथ हो, अगर नहीं पेन नहीं होता है, पेन नहीं, एक टक की पेन आवाज नहीं है लेकिन आवाज होती है, एकदम से एक झटका सा भी आता हुआ फील होता है, देन इट्स रॉन्ग। अच्छा एक चीज और भी है, जी जी, जो योगा टीचर आए हुए थे यहाँ पर
हाँ जी, लास्ट वीक में, हाँ जी, उन्होंने बताया क्या कि गर्दन को आप एकदम टोटल रोटेट करिए, बिल्कुल। टोटल टोटल रोटेट ऐसे करके 5 बार कीजिए, अच्छा, और फिर दूसरे साइड से भी 5 बार कंप्लीट कीजिए। ना वेदर दैट इज राइट, और आपने जो बताया हाफ सिर्फ करना, वो राइट है? कौन राइट? सर अपनी जगह दोनों ठीक हैं, दोनों में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम आगे की ओर नेक को इस तरह से बेंड करते हैं, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पहले से है तो उसको वो थोड़ा सा तकलीफ देगा, उसको नीचे नहीं करना चाहिए। उसको नीचे नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल हाँ, स्पॉन्डिलोसिस का पहला जो हॉलमार्क सिम्टम होता है वो यही होता है कि अगर हम नीचे की ओर देखें तो चक्कर आते हैं, या हाँ, फिर अगर हम नीचे की ओर कहें पेशेंट को देखने को, एंड अगर हम सिर के पीछे यहाँ हल्का सा प्रेशर लगाएं तो पेशेंट थोड़ा दाएं बाएं झूलने लगता है, पेन होती है, एंड इन सीवियर केसेस कई बार हल्का सा प्रेस करने पे पेशेंट फेंट भी हो जाते हैं। ये एक दो बार मेरे कॉलेज टाइम में मैंने देखा है, एक दो हमारे अच्छा, पेशेंट के साथ पोस्टिंग के दौरान, कि एक लेडी आई, उनको हमने जब पीछे नेक पे हल्का सा प्रेशर लगाया, शी फेंटेड, वो ऐसे हुई और आगे 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 ऐसे गिर गई। हाँ, मैं कहा ये आंटी सो रही हैं या क्या कर रही हैं? वो सो नहीं रही थी, वो बेहोश ही हो गई थी। हाँ, तो ये होता है एक्चुअली में, क्योंकि जो यहाँ दोनों जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, आपने कई बार देखा होगा, अगर हमें नब्ज यहाँ नहीं मिलती किसी कारण से अगर हाथ में, तो डॉक्टर 3 उंगलियां यहाँ पे रख के ऐसे चेक करते हैं। कैरोटिड आर्टरीज आर दी मेन आर्टरीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को पूरा उसका ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन और सब कुछ सप्लाई करने का जो काम है वो इन 2 आर्टरीज का है, और शरीर की और कोई आर्टरी ये काम नहीं करती है। So it is highly sensitive to pressure. It is highly sensitive to any change in the oxygen saturation levels. हल्का सा भी उस पर जोर ज्यादा लगे तो सप्लाई फॉर द ब्रेन इज कट और आदमी फेंट हो जाता है। तो अगर आप नेक को आगे की ओर ले जाकर इस तरह से पूरा एक सर्कुलर अगर आप रोटेट कर रहे हैं, इफ यू आर 100% श्योर कि आपको कोई सर्वाइकल इशू नहीं है तो कीजिए, या फिर अगर आपको 100% श्योर है कि आपका बीपी ठीक रहता है और सैचुरेशन कभी फ्लक्चुएट नहीं किया है आज तक, ओनली देन ट्राई। बट टू बी ऑन द सेफ साइड एंड बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म जहां पर वी आर इंटरेक्टिंग विद ऑल एल्डर्स, तो अपनी ओर से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि सिर्फ एक सेमी सर्कल वे में ही करें ताकि कैरोटिड आर्टरी पे प्रेशर पड़े ही ना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, यू हैव एजुकेटेड मी, थैंक यू। डॉक्टर साहब थैंक यू। मैं इन महान भाव को बताना चाहूंगा, योगा वाले पूरे भी कराएंगे और आधा भी कराएंगे। हाँ, वो आधा भी कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट डे से कि आप 10 रेपिटेशन आधा तो कराते हैं जरूर, लेकिन पिछले बार जो आए थे उन्होंने कहा बहुत स्पेसिफिकली कि मैं गारंटी देता हूं कि पूरा करिए तो कुछ भी नहीं होगा, एकदम 5 बार इधर और 5 बार उधर कीजिए। सर गारंटी देना बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है। आई नेवर यूज द वर्ड गारंटी। सेफर साइड आपने जो बताया इट इज वेरी वेरी नाइस, समझे ना, आप ही करना चाहिए, दैट इज ऑल राइट, टू बी ऑन द सेफ साइड। सर मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे प्रेशर लगाएं और कोई उसी टाइम पे गिर पड़े। अगर गिरे और अगर मेरे क्लिनिक पे आके कोई आता और यहाँ पे गिरता तो उसको हम पकड़ लेते। जूम पे हम किसको पकड़ते फिरेंगे। मैंने भी एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछिए मैम। थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट डेली मेरे बैक में अपर साइड ऑफ द नेक और कंधों में दर्द होती है डेली। यूरिक एसिड भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। व्हाट कैन बी द रीजन एंड व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट? एक्सरसाइज भी मैं डेली करती हूँ। मैम अभी ऐसे एक डायग्नोसिस तो दे पाना देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, वो तो जब तक पेशेंट से 1-to-1 बात नहीं कर तब तक नहीं पॉसिबल होता है। अब उसके पीछे जो पॉसिबल रीजंस हैं, दे कुड बी आर्थराइटिक, इट कुड बी न्यूरोलॉजिकल, वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह से पेन परसीव होता है। आपको सिर्फ दर्द होती है या आपको लगता है कि पेन नीचे हाथों की ओर रेडिएट कर रहा है,
इज इट अ वेरी डल पेन, इज इट अ वेरी शार्प पेन, तो उसके कभी बेसिस पर कभी भी शार्प पेन होती है और कभी कभी थोड़ी सी होती है। तो यहाँ अपर साइड ऑफ द बैक और यहाँ कंधों तक पहुँचती है। अच्छा, तो नीचे हाथों में, नीचे हाथों की तरफ फील होती है कभी, फोर आर्म में या उंगलियों के पास? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं होती। अपर साइड ऑफ द शोल्डर्स। मैं अगर, स्टे करती हूँ, लेट जाती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप इस तरह से कोई आधा किलो या 1 किलो का वेट उठाइए एंड अगर कंधे को 2-4 बार ऊपर नीचे या दाएं बाएं करना पड़े, ये तो 1 किलो का वेट है, आई कैन डू इट। ओके, बट करने के बाद पेन होती है या करने के दौरान कुछ क्रैम्प आता हुआ फील होता है मसल में कहीं? नथिंग लाइक दैट। नहीं होता। देन इट इज प्योरली आर्थराइटिक है, फिर वो न्यूरोलॉजिकल तो नहीं है, वो आर्थराइटिक पेन है। पार्किंसन है मुझे, उससे रिलेटेड हो सकता है। आपको पार्किंसंस है? हम्म, कितने टाइम से? 3 years बैक। याद आ रहा है कि हम 2 बार गए थे, वहाँ से कार्ड हो गई। एक मिनट, माइक्स प्लीज ऑफ रहिएगा। 3 साल से आपको पार्किंसन डिजीज है? हम्म, आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि मतलब टचवुड आप अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे से बैठे हैं, बहुत अच्छे से यू आर एबल टू डू दैट, सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट। आगे नहीं बढ़ी है, जो थी स्टार्टिंग में ही सिर्फ हाथ ही कांपता है। हाथों में कुछ कंपन आता हुआ फील होता है कभी? हाँ, हाथ तो मेरा राइट हैंड ऐसे होता ही रहता है। ट्रेमर आता होगा ना बीच बीच ट्रेमर में? आते हैं। अच्छा, बट प्रोग्रेस नहीं हुआ है 3 साल में? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू सी अपोलो के दैट। डॉक्टर मुकुल वर्मा का ट्रीटमेंट लेती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत ही कम ऐसे केस देखने को मिलते हैं हमारी प्रैक्टिस में, ज्यादातर 2-3 साल में मतलब हालत अच्छी नहीं रहती उस टाइम पे। नहीं, बट टचवुड अगेन, बहुत अच्छी बात है कि सब ठीक है एंड ऐसे ही ठीक ही रहना चाहिए। अच्छा, अगर आपको पार्किंसंस है तो अगेन मैम देखिए, पार्किंसंस का आर्थराइटिस से कोई लेना देना नहीं होता है, दोनों चीजें सेपरेटली हो सकती हैं पेशेंट्स को। सो इट्स जस्ट एन अजम्पशन, बट मेरे को लग रहा है कि वो आर्थराइटिक प्रॉब्लम की वजह से उसका पार्किंसन से कोई ऐसा इतना रिलेशन नहीं होगा। बट देयर कुड बी वन फैक्टर इन दैट कि आप अगर पार्किंसन जब आप चलते हैं तो वी टेंड टू वॉक विद अ फॉरवर्ड हंच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अभी कुछ नहीं है? नहीं, मैं 5000 स्टेप्स डेली वॉक करती हूँ। मैम आपको पार्किंसन है भी कि नहीं? पार्किंसन है। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पार्किंसन नहीं होगा, पार्किनोजिम होगा। पार्किंसोनिज्म हो सकता है एक बार को, बट नॉट प्रॉपर इसमें पार्किंसन। क्या डिफरेंस है? पार्किंसन नहीं होगा। पार्किंसोनिज्म में सिम्टम्स थोड़े मिलते जुलते होते हैं, बट देयर सिविरिटी इज स्लाइटली लेस एंड और उनका प्रोग्रेशन भी थोड़ा सा धीरे धीरे होता है। दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, बट एमआरआई भी करवाई थी मैंने। और एमआरआई में नहीं आएगा। एमआरआई में नहीं आता। एमआरआई में कभी पार्किंसंस नहीं दिखता। हाँ, पर उन्होंने एम्स के डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा एमआरआई करवानी पड़ेगी, शायद उन्हें अपने रिसर्च के लिए कुछ चाहिए था। कुछ चाहिए होगा उन्हें, तब बात अलग है, नहीं तो कभी मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में पार्किंसन इसलिए। एमआरआई में कभी आता ही नहीं। हाँ, वही तो डॉक्टर मुकुल वर्मा ने यही कहा कि पार्किंसन के लिए तो एमआरआई होनी नहीं चाहिए। गलत करा। आप फिलहाल अगर जो आपको जो पेन होता है ना उसके लिए जो अभी मैंने बताए हैं स्ट्रेचेस, एक तो दोनों हाथ इस तरह से पीछे रखते हुए व्हेन यू स्ट्रेच योर एल्बोज, देन हाथों को पीछे ऐसे, जितने अपर लिम्ब के जितने भी स्ट्रेचेस हैं एक बार आप वो करने स्टार्ट करिए। एंड इसके साथ साथ थोड़ा नेक की और कंधे की, अपर बैक की सिकाई भी कर सकते हैं। हाँ, सिकाई तो मेरे को डेली करनी पड़ती वो है। रेगुलरली करते रहिए, होपफुली दैट विल हेल्प। या फिर आप एक बार अपने रिलेशन मैनेजर को कह के एक 1-to-1 कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल। जब 1-to-1 डिस्कशन करते हैं तो और अच्छे से इस बारे में बात हो पाती है। ठीक है। आपके रिलेशन मैनेजर हैं कौन? सॉरी, कौन है? हिना। ओके, I'll contact her। अगर वो आपके लिए कंसल्टेशन बुक कर पाए तो होपफुली फॉर दिस वीक वो बुक कर देंगे।
उसमें let's see how we can help you out. But again very glad to see कि even if it is Parkinsonism, अगर आपको 3 साल पहले डायग्नोस हुआ तो उसके लिहाज से अभी तक सब मेडिसिन भी तो सेम चल ठीक ही रही लग है, रहा है। हाँ जी, मेडिसिन भी सेम ही चल रही है। हाँ वो मेडिसिन तो सेम चलते हैं, मेडिसिन तो नहीं, मतलब उन्होंने सिंडोपा कही थी, लगभग एक जैसी ही चलती हैं। वेरी कॉमन है सिंडोपा, पर मैंने लिंडोपा, सिंडोपा ली नहीं। सिंडोपा, एसिटाइलकोलाइन, हर तरह की ये दवाइयाँ नहीं, दोनों। सिंडोपा मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने नेट पे देखा उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं सिंडोपा नहीं लेना चाहूंगी। तो नॉर्मली रखी हुई है मेडिसिन भी। इवन देन टू सी कि इतना स्लो प्रोग्रेशन है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है मैम, हजारों लाखों में किसी एक पेशेंट में और होता है। हाथ भी जब मुझे टेंशन हो किसी बात का तो ज्यादा होता है, एंजाइटी में वो ज्यादा ट्रेमर करते हैं, वैसे अदरवाइज नहीं। सो बहुत ही कम देखने को मिलता है। शायद मेरे पूरे लाइफ टाइम में आपके जैसे 3 या 4 पेशेंट ही और मिलेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब भी एक रफ आइडिया मैं लगा रहा हूँ डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि मेरे को शायद ही 3 या 4 मिलेंगे बाय द टाइम मैं खुद एक एल्डर होता हूँ, जब तक मैं 70-80 साल का हो जाता हूँ, शायद ही देखने को मिलेंगे मेरे को। वेरी वेरी ग्लैड टू मीट यू मैम। एंड आप एक बार प्लीज अपने रिलेशन मैनेजर को कह के एक 1-to-1 कॉल शेड्यूल करवाइएगा। ठीक है, और अच्छा लगेगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। इन द मीन टाइम आप स्टार्ट करिए थोड़ा स्ट्रेचेस वगैरह से। स्ट्रेचेस तो डेली करती हूँ, पर फिर भी दर्द डेली होता है। अब आर्थराइटिक अगर पेन है तो वो परसिस्ट तो करता ही है, उसकी यही सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है कि वो जल्दी जाता नहीं है, वो परसिस्ट करता है बहुत ज्यादा। सो एक बार वीडियो कॉल पे जब करेंगे बात तो आई थिंक होपफुली वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। ओके, थैंक यू सो मच। So if anyone else has any question तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we close the meeting for today. डॉक्टर अनुराग, ये आर्थराइटिस के लिए कोई रेगुलर टेस्ट है क्या, जस्ट टू नो आर्थराइटिस है कि नहीं है? सर आर्थराइटिस अगर कोई सस्पेक्टेड हो तो सिर्फ विटामिन D3 या कैल्शियम ही चेक होता है। सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन टाइप ऑफ आर्थराइटिस जो कि ब्लड टेस्ट में दिख सकता है, उसका RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिक फैक्टर टेस्ट होता है। नॉर्मल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ब्लड टेस्ट में एज सच नहीं, कोई उसका स्पेशल टेस्ट नहीं होता है मेरा मतलब। वो ज्यादातर अगर फिजिकली एग्जामिन करें पेशेंट को तो जिस जॉइंट में जिस तरह से सिम्टम हमें दिखते हैं उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं। देयर इज नो पर्टिकुलर टेस्ट फॉर इट। एक्सरे है, सिर्फ ले दे के एक्सरे ही होता है। एक्सरे में भी स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ दिखे या ना दिखे 50-50 होते हैं। It's not always that we see something in it. Thank you. Thank you. Okay, so I think we can close the meeting here for today. So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all later in the evening today. So take care and stay safe. Bye bye. Bye bye.